यहाँ पर हम देखते हैं फीडिंग सर्किट के बारे में हम देखेंगे। तो फीडिंग सर्किट है ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट, TFC बोल सकते हैं हम, ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट। तो इस फीडिंग सर्किट का मुख्य कार्य यह है ट्रैक्शन पावर सर्किट को सप्लाई प्रदान करना। तो ये किसको पावर सप्लाई प्रदान कर रहा है? ट्रैक्शन पावर सर्किट। तो ट्रैक्शन पावर सर्किट यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बाद में तो इसका मुख्य कार्य है ट्रैक्शन पावर सर्किट यानी TPC को पावर सप्लाई ये प्रोवाइड करता है। ट्रैक्शन पावर सर्किट को सप्लाई प्रदान करना इसका मुख्य काम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंटोग्राफ उठा रहने पर, जैसे हम पेंटोग्राफ उठा देते हैं तो पेंटोग्राफ उठा रहने पर OHC की जो सप्लाई है यहाँ पर किस पर आती है? OHC की सप्लाई रूफ बार पर आती है, और रूफ बार के द्वारा डीजे क्लोज रहने पर, रूफ बार के बाद में यहाँ पर डीजे जब क्लोज कर देते हैं तो डीजे क्लोज रहने पर मेन ट्रांसफार्मर यानी कि डीजे क्लोज रहने पर मेन ट्रांसफार्मर जो है वो है TFWR, ये है हमारा मेन ट्रांसफार्मर। तो डीजे क्लोज होने पर मेन ट्रांसफार्मर को मिलती है। अब मेन ट्रांसफार्मर से पहले यहाँ पर एक QLM रिले है जो कि मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले है। तो जैसे ही यहाँ पर डीजे क्लोज होगा मेन ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिलती है। और चार्जर है यहाँ पर, चार्जर मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई एक टैप चेंजर के द्वारा, अब ये मेन ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है ये एक टैप चेंजर यहाँ पर लगाया गया है। ये सेलेक्टर आर्म किसकी तरह काम करेगी? एक टैप चेंजर की तरह काम करेगी, टैप चेंजर की तरह। तो हम कह सकते हैं कि चार्जर जो मेन ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है, मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई एक टैप चेंजर के द्वारा नॉच लेने पर क्या होता है, ग्रेजुएटर CGR 1 2 3 के माध्यम से, जैसे ये ग्रेजुएटर है, ग्रेजुएटर CGR 1, ग्रेजुएटर 1 है, ग्रेजुएटर 2 और ग्रेजुएटर 3। तो ये मेन ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है टैप चेंजर के द्वारा, एक टैप चेंजर होता है, उस टैप चेंजर के द्वारा नॉच लेने पर, टैप चेंजर के द्वारा हम नॉच लेते हैं और टैप चेंजर के द्वारा नॉच लेने पर ग्रेजुएटर 1, ग्रेजुएटर 2 और ग्रेजुएटर 3 कॉन्टेक्टर के माध्यम से, ग्रेजुएटर के कॉन्टेक्टर हैं ये 1 2 3 के कॉन्टेक्टर हैं, यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर, दो कॉन्टेक्टर, ग्रेजुएटर 3 का कॉन्टेक्टर है। तो टैप चेंजर के द्वारा नॉच लेने पर ग्रेजुएटर 1 2 3 कॉन्टेक्टर के माध्यम से ये किसको जाती है? इन कॉन्टेक्टर के माध्यम से ये TFP को जाती है। फिर TFP के म्यूचुअल इंडक्शन से, अब यहाँ पर TFP के म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी वाइंडिंग जो है TFP1 और TFP2 यहाँ पर चार्ज होती हैं। किसके द्वारा चार्ज होती हैं? ये म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा चार्ज होती हैं, और इनकी सप्लाई TFP1 और TFP2 की सप्लाई किसको जाती है? ट्रैक्शन पावर सर्किट को जाती है। तो इस तरीके से ये ट्रैक्शन पावर सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब इसमें हम बात करते हैं जो ये बताए गए हैं ET1 और ET2, ये क्या चीज़ हैं? ये हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं, रूफ उपकरण की सुरक्षा के लिए लगाए गए। ET1 ET2 यहाँ पर क्या है? सर्ज अरेस्टर हैं, सर्ज अरेस्टर। तो इनकी हम कार्यप्रणाली देखेंगे, ET1 और ET2 की कार्यप्रणाली हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ET1 ET2 क्या है? हमारे सर्ज अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर हैं ये दोनों, ET1 एंड ET2 ये दोनों यहाँ पर सर्ज अरेस्टर हैं। इनका गैप कितना होता है? इनका गैप जो होता है यहाँ पर, ये जो गैप दे रखा है ये 210 mm इनका गैप होता है। और जब किसी कारण रूफ उपकरण में ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, किसी वजह से, अगर ये यहाँ पर रूफ में जो उपकरण लगे हुए हैं इनमें अगर ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो ET1 के द्वारा, ये जो ET1 है यहाँ पर, ET1 के द्वारा लॉको की बॉडीज, क्योंकि डीजे से ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? लॉको लगा हुआ है। तो ET1 के द्वारा लॉको की बॉडी से सर्किट पूरा क्या हो जाता है? लॉको की बॉडी से सर्किट पूरा होकर के अर्थ हो जाता है। तो ये होता है लॉको की बॉडी। तो ET1 के द्वारा ये जुड़ जाएगा और ET1 के द्वारा जुड़ करके ये लॉको की बॉडी है ये अर्थ हो जाएगी, लॉको की बॉडी से सर्किट पूरा हो जाएगा और अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों पेंटोग्राफ और रूफ बार को यहाँ पर कोई भी हानि नहीं होती है। अगर किसी कारण से वोल्टेज बढ़ जाता है तो ना तो पेंटोग्राफ को हानि होती है,
दोनों पेंटोग्राफ को, ना ही रूफ बार को कोई हानि होती है क्योंकि ये दोनों ग्राउंड हो जाते हैं। इनका स्पार्क ओवर वोल्टेज जो है, इनका स्पार्क ओवर वोल्टेज कितना है, इनका स्पार्क ओवर वोल्टेज होता है 125 kV, इनका स्पार्क ओवर वोल्टेज होता है। यानी ये ET1 है, इसका लोको बॉडी ग्राउंड हो जाती है, लोको बॉडी ग्राउंड होने के बाद देख सकते हैं कि ET1 का स्पार्क ओवर वोल्टेज होता है 125 kV, और इसके अंदर जो स्पेस होता है, ये E21 का जो स्पेस है इन दोनों सेक्शनों के बीच में, वो कितना है, 210 mm है। तो यहाँ पर जो स्पेस है ये है 210 mm। अब बात करते हैं हम E2 की। E2 जो क्या है, ये यहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। जैसे यहाँ पर ट्रांसफार्मर से पहले लगाया गया है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये मेन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और इसका जो गैप होता है वो होता है 90 mm, इसका गैप होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के लिए कम प्रोटेक्शन की जरूरत है और रूफ बार के लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। जब किसी कारणवश मेन ट्रांसफार्मर में भारी मात्रा में वोल्टेज आता है या ज़्यादा वोल्टेज की मात्रा बढ़ जाती है, तब ET2 का जो गैप है ये बढ़ जाता है, और इस गैप के द्वारा सर्किट पूरा होकर के लोको की बॉडी है यहाँ पर अर्थ हो जाती है। तो अर्थ हो जाती है, सर्किट पूरा हो जाता है गैप के द्वारा, लोको की बॉडी यहाँ पर अर्थ हो जाएगी, डीजे के थ्रू यहाँ पर लोको की बॉडी अर्थ हो जाएगी, और मेन ट्रांसफार्मर को ओवर वोल्टेज से होने वाले नुकसान से ये बचाता है। और इसका स्पार्क ओवर वोल्टेज क्या होता है, इसका स्पार्क ओवर वोल्टेज होता है 67.5 kV, जबकि ET1 का स्पार्क ओवर वोल्टेज कितना होता है, 125 kV। तो यानी ET1 से हाफ होता है ET2 का स्पार्क ओवर वोल्टेज, हम कह सकते हैं लगभग हाफ ही होता है, 67.5। पूरा कंप्लीट हाफ नहीं है, लेकिन हाफ से हम याद रख सकते हैं कि 67.5 होगा, इधर 125 kV होगा। अब बात करते हैं इस QLM रिले की। ये QLM रिले यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यह मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले है, यानी मेन ट्रांसफार्मर में ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए इसका उपयोग किया गया है, ताकि ट्रांसफार्मर को कोई यहाँ पर नुकसान ना हो। और यह रिले है कैब नंबर 2 में लगी होती है। कहाँ पर लगी होती है, कैब नंबर 2 में। कहाँ पर लगी होती है, कौन सी लोकेशन पर, रिले बोर्ड में ये लगी होती है। और एक इस टाइप की रिले है, प्रोटेक्शन के लिए यूज की जा रही है, तो हम कह सकते हैं सेफ्टी रिले है, एक तरीके से सुरक्षा रिले है। इसका कनेक्शन डीजे और मेन ट्रांसफार्मर के बीच में रहता है। जैसे कि मेन ट्रांसफार्मर यहाँ पर है हमारा TFWR, और डीजे हमारा यहाँ पर है, तो इसका कनेक्शन कहाँ पर बताया गया है, QLM का मेन ट्रांसफार्मर और डीजे के बीच में बताया गया है। जब किसी कारणवश ट्रांसफार्मर में जाने वाली करंट का मान, यहाँ पर अगर करंट का मान कितना होता है, 325 एम्पियर से ज़्यादा होता है, अगर करंट का मान अगर 300 के कारण से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में जाने वाली करंट का मान किसी भी कारण से 325 एम्पियर से ज़्यादा होगा, तो ये जो QLM रिले है ये हमारी एनर्जाइज हो जाएगी, और VCB की ब्रांच पर इसका NOI ओपन हो जाएगा। अब इसका जो NOI है वो कहाँ पर होगा, QLM का NOI है ये VCB की ब्रांच पर ओपन होगा, VCB की ब्रांच पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तथा QLM का टारगेट क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो इसका टारगेट यहाँ पर गिर जाएगा। अब इसे रीसेट करने से पहले हमें क्या करना है, जब ये QLM का टारगेट गिर जाता है तो इस टारगेट को रीसेट करने से पहले हमें मेन ट्रांसफार्मर ग्रेजुएटर पर आग देख लेनी है, मेन ट्रांसफार्मर पर आग देख लेनी है, धुआं जलने की गंध हमें देख लेनी है, तेल का छिड़काव तो नहीं हुआ है वो हमें देख लेना है, ऑयल ट्रैप चैम्बर में तेल होने की जांच हमें चेक कर लेनी है कि ऑयल ट्रैप चेंजर में तेल है या नहीं है, मेन ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल की भी हमें जांच कर लेनी है कि मेन ट्रांसफार्मर में ऑयल का लेवल कितना है। और ऐसा पाया जाता है तो टारगेट रीसेट हम नहीं करेंगे। अगर हमें कोई धुआं मिलता है, आग मिलती है, तेल यानी कि तेल क्या हो गया है, फैल गया है, या तेल का छिड़काव हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम QLM को रीसेट नहीं करेंगे, लॉ को फेल कर देंगे। दूसरी कंडीशन हम देखें
कि आग, धुआं और जलने की गंध और तेल का छिड़काव अगर हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इस टारगेट को रीसेट करेंगे। और उसके बाद में टारगेट को रीसेट करने के बाद में डीजे को क्लोज किया जाएगा और डीजे को क्लोज करके गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, यानी गाड़ी का कार्य करेंगे। और अगर डीजे क्लोज करने के बाद में दोबारा से अगर इसका टारगेट गिर जाता है, डीजे क्लोज करने के बाद में दोबारा क्यूएलएम का टारगेट के साथ में क्यूएलएम का टारगेट भी गिर जाता है और ये डीजे वापस से ओपन हो जाता है क्लोज करने के बाद में, तो हमें वापस से क्या करना है, मेन ट्रांसफार्मर के पास में आग, धुआं, जलने की गंध और तेल का छिड़काव, यानी क्या क्या चीज़ चेक करनी है हमें, आग तो नहीं है, कोई धुआं तो नहीं आ रहा है, तेल का छिड़काव हमें चेक करना है, कोई तेल का छिड़काव तो नहीं हुआ है, और जलने की कोई गंध तो नहीं आ रही है, जलने की गंध। ये 4 चीज़ हमें चेक करनी है। अगर इन 4 चीज़ों के अलावा ऐसी कोई परिस्थिति है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टारगेट को वापस से रीसेट नहीं करना है, हमें अब डायरेक्ट हम लॉकों को फेल करेंगे। अगर ये नहीं मिलता है, ये आग, धुआं नहीं मिलता है तो भी हम लॉकों को फेल करेंगे, अगर मिलता है तो भी हमें लॉकों को फेल करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैकेनिकल लॉकिंग युक्त क्यूएलएम का टारगेट गिरने पर डीजे तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक कि टारगेट को रीसेट नहीं किया जाएगा। जैसे ही क्यूएलएम का टारगेट गिर जाता है तो डीजे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और डीजे को हम अगर क्लोज करेंगे तो डीजे यहाँ पर क्लोज नहीं होगा। जैसे ही क्यूएलएम का टारगेट गिरेगा, क्यूएलएम का टारगेट अगर हम रीसेट कर देंगे तभी डीजे को क्लोज करना पॉसिबल है। इसके बाद में हम बात करते हैं होम की, HOM जो यहाँ पर लगाई गई है। ये डीजे के यहाँ पर लगाई हुई है HOM। ये क्या चीज़ है, तो ये स्विच है, और कौन सा स्विच है, मेन अर्थिंग स्विच है, मेन अर्थिंग स्विच। होम है मेन अर्थिंग स्विच, तो हम कह सकते हैं कि ये HOM है, ये लॉको का मेन अर्थिंग स्विच है, जो किस पर लगा हुआ है, ये लॉको की छत पर लगा हुआ है, क्योंकि हम कह सकते हैं ये छत से कनेक्ट है यहाँ पर, तो ये छत है पूरी, छत पर ही हमारा डीजे है, छत पर ही हमारा EV1 है। इसी तरीके से HOM है, ये भी लॉको की छत पर लगाया गया है। इसमें 2 कॉन्टैक्ट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 कॉन्टैक्ट हैं। लॉको ग्राउंड करने के लिए जब BB बॉक्स पर लगा HOM हैंडल ऑपरेट करते हैं, अब ये कहाँ पर होता है, मेन अर्थिंग स्विच है, ये BB बॉक्स, तो लॉको को जब हम ग्राउंड करना है तो लॉको को ग्राउंड करने के लिए हम BB बॉक्स पर क्या लगा होता है, HOM हैंडल लगा होता है, मेन अर्थिंग स्विच है, इसका हैंडल लगा होता है। जब HOM के दोनों कॉन्टैक्ट बंद हो जाते हैं, जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट यहाँ पर बंद हो जाएंगे तो BB बॉक्स पर लगा HOM हैंडल हम ऑपरेट करते हैं। जब भी हमें लॉको को ग्राउंड करना है, तो जैसे ही लॉको को ग्राउंड करना हो तो हम BB बॉक्स पर लगे HOM हैंडल को ऑपरेट करेंगे, जिससे इसके दोनों कॉन्टैक्ट बंद हो जाएंगे। इनमें से एक कॉन्टैक्ट के द्वारा क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट है रूफ से जुड़ा हुआ है, तो एक कॉन्टैक्ट के द्वारा तो रूफ के इक्विपमेंट सेफ हो जाएंगे, और दूसरा कॉन्टैक्ट है, दूसरा कॉन्टैक्ट किससे जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा कॉन्टैक्ट नीचे हमारा मेन ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे कॉन्टैक्ट से मेन ट्रांसफार्मर यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो दूसरे कॉन्टैक्ट से मेन ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन होगी, मेन ट्रांसफार्मर अर्थ हो जाएगा, और ऊपर वाला कॉन्टैक्ट है उससे रूफ बार के इक्विपमेंट है वो अर्थ हो जाएंगे। अब हमें देखना है यहाँ पर कि फीडिंग सर्किट में लगाए गए उपकरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से उपकरण फीडिंग सर्किट में लगाए गए हैं। उपकरण, तो उपकरण की बात करें, एक तो हमारे पास में ये है मेन ट्रांसफार्मर TFWR, ये उपकरण है फीडिंग सर्किट में। यह AC लॉको का मेन ट्रांसफार्मर है, और ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, ये मेन ट्रांसफार्मर तो है, साथ में ये ऑटो ट्रांसफार्मर भी है, यानी एक ही वाइंडिंग है यहाँ पर, ऑटो ट्रांसफार्मर। और इसकी मेन वाइंडिंग पर कितने टर्न होते हैं, 1040 टर्न इसकी मेन वाइंडिंग पर होते हैं। इसमें से 1040 में से हम 960 टर्न ही काम में लेते हैं, 960 टर्न उपयोग में लाए जाते हैं, और जिनको इन 960 टर्नों को हम कितने भागों में बांट देते हैं, इतनी तरीके से 1 से 32, तो 32 टैप्स के द्वारा
इसको बांट दिया जाता है। तो 32 टैप्स के द्वारा टैप चेंजर से इसको जोड़ देते हैं और इस प्रकार एक टैप के लिए, क्योंकि 960 में अगर हम 32 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 960 में 32 का भाग दें 30 बार जाएगा कम से कम। 30 30 दूनी 60, ट्रांसफर लगी 6, 30 या 90 और 6 96। तो हम कह सकते हैं 3 बार भाग जा रहा है। 32 टैप है, 30 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 दूनी 6 3 960 हो रहा है। तो यानी एक टैप के अंदर कितने आ रहे हैं, 30 टर्न आ रहे हैं। एक टर्न में 30 टर्न आ रहे हैं। तो ऐसे 30 टर्न के अकॉर्डिंग हम बात करें, 60 है, इधर 40 है, 1040 960 काम आ रहे हैं, तो बचे कुछ कितने हो गए, 80 टर्न बच गए हैं यहाँ पर। तो 80 टर्न है यहाँ पर क्या रहते हैं, इन 80 टर्न को स्पेयर कहते हैं, यानी 80 टर्न हमारे स्पेयर रहते हैं जो सर्किट में किसका काम करेंगे। जो 80 टर्न रहे हैं ये 80 टर्न सर्किट में रजिस्टेंस का काम करते हैं। जब पेंटो ऊपर उठता है, जैसे कि मान लीजिए हमने पेंटो उठा दिया, जब पेंटो ऊपर उठता है तो डीजे क्लोज करते हैं, डीजे हमने क्लोज कर दिया है। डीजे क्लोज करते हैं तो OHE का वोल्टेज है ये यहाँ पर QLM के थ्रू मेन ट्रांसफार्मर में आ जाता है। और गाड़ी चलाने के लिए MP के द्वारा नॉच लेते हैं। तो गाड़ी चलाने के लिए हम क्या करेंगे, MP के द्वारा यहाँ पर नॉच लेते हैं। तो नॉच के अनुसार ग्रेजुएटर के द्वारा, अब जैसे नॉच लेते हैं तो नॉच के अनुसार ये ग्रेजुएटर है, तो नॉच के अकॉर्डिंग ग्रेजुएटर्स के द्वारा TFWR से क्या लिया जाता है, वोल्टेज लिया जाता है। तो वोल्टेज यहाँ पर टैप किया जाएगा, जैसे कि 0 से 32 यहाँ पर क्या कर रखे हैं, टैप लगाए गए हैं, यानी टैप चेंजिंग के लिए। तो जैसे जैसे नॉच बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे टैपिंग यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए MP के द्वारा नॉच लेते हैं। जब हम MP के द्वारा नॉच लेंगे तो नॉच के अनुसार ग्रेजुएटर है, ग्रेजुएटर के द्वारा TFWR से वोल्टेज टैप किया जाता है और ग्रेजुएटर 1 2 3 ये 3 है ग्रेजुएटर 1 2 3 के माध्यम से ये जो वोल्टेज टैप किया जाता है ये किसको दिया जाता है, ये TFP को दिया जाता है। अब अगला उपकरण हम देख लेते हैं TFP। TFP क्या है, ये मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। TFP क्या है, हमारी मेन ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है। TFP में कितने में हमारे 288 टर्न होते हैं TFP के अंदर। और जब ग्रेजुएटर से नॉच लेते हैं तब 1 से 32 नॉच तक TFP चार्ज रहती है। कितने नॉच तक चार्ज रहती है, 1 से 32 नॉच तक TFP चार्ज रहती है और TFP में 288 टर्न होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं TFP1 और TFP2 क्या है। यह मेन ट्रांसफार्मर की क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। और जब ग्रेजुएटर से 1 से 32 नॉच लेते हैं, किसके द्वारा, ग्रेजुएटर से, यानी GR ग्रेजुएटर से 1 से 32 नॉच लेते हैं, तब हमारी TFP वो चार्ज रहती है और म्यूचुअल इंडक्शन से TFP1 और TFP2 चार्ज हो जाती हैं और जिनमें कुल 24 टर्न होते हैं। तो इन दोनों में कितने टर्न होते हैं, टोटल 24 टर्न होते हैं। 32 में से 24 टर्न ही यहाँ पर काम में लिए जाते हैं और इनकी सप्लाई को कहाँ पड़ जाता है, इन 24 टर्नों की सप्लाई को ट्रैक्शन पावर सर्किट के द्वारा, ट्रैक्शन पावर सर्किट की मदद से ये ट्रैक्शन मोटर को ये सप्लाई जाती है। 24 टर्न की सप्लाई ट्रैक्शन मोटर सर्किट को जाती है, यानी ट्रैक्शन मोटर को जाती है, बाकी सप्लाई ऑक्सिलरी को जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ग्रेजुएटर CGR हैं ये क्या काम करते हैं। ग्रेजुएटर जैसे GR ग्रेजुएटर ये यहाँ पर लगाए हुए हैं जो कि नॉच लेकर के वोल्टेज बढ़ाते हैं, वो क्या काम आते हैं। ग्रेजुएटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा मेन ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, ये यहाँ पर TFWR मेन ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, तो मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ग्रेजुएटर के इनर रिंग एवं आउटर रिंग के द्वारा, जैसे ग्रेजुएटर की यहाँ पर इनर रिंग है और ये ग्रेजुएटर की आउटर रिंग है, तो ग्रेजुएटर की इनर रिंग एवं आउटर रिंग के द्वारा CGR 1 2 3 ग्रेजुएटर 1 2 3 कॉन्टैक्टर के द्वारा दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में तो RGR लगाया गया है और 1 और 3 के बीच में RPGR लगाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएटर के इनर रिंग और आउटर रिंग के द्वारा CGR 1 2 3 के कॉन्टैक्टर के द्वारा दो रेजिस्टेंस RGR एंड RPGR द्वारा प्राइमरी ट्रांसफार्मर के साथ ये इलेक्ट्रिकली जोड़ा जाता है। तो प्राइमरी ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, यानी ट्रांसफार्मर प्राइमरी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, तो प्राइमरी ट्रांसफार्मर के साथ में इसको ग्रेजुएटर को इलेक्ट्रिकली जोड़ा जाता है।
अब ग्रेजुएटर की संरचना की बात कर लेते हैं। जीआर की रचना है वो किस पर की गई है, मेन ट्रांसफार्मर पर ही ग्रेजुएटर की रचना की गई है। जैसे मेन ट्रांसफार्मर है यहीं पर ही ग्रेजुएटर की रचना की गई है, ये पूरी रचना है ग्रेजुएटर की यहाँ से यहाँ तक। और मेन ट्रांसफार्मर से टैपिंग निकाल करके, जैसे मेन ट्रांसफार्मर से यहाँ पर 132 टैप किए गए हैं, तो मेन ट्रांसफार्मर से टैपिंग निकाल करके इंसुलेटेड कॉन्टैक्ट प्लेट पर, मेन ट्रांसफार्मर से टैपिंग निकाल लेंगे और मेन ट्रांसफार्मर से टैपिंग निकालने के बाद में इंसुलेटेड कॉन्टैक्ट प्लेट पर इसके गोल आकार में रचना की गई है। कहाँ पर रचना की गई है, इंसुलेटेड गोल प्लेट पर इसकी रचना की गई है, इंसुलेटेड कॉन्टैक्ट प्लेट पर इसकी गोल आकार में रचना की गई है। और इस कॉन्टैक्ट के सेगमेंट के आगे कॉन्टैक्ट प्लेट के आउटर और इनर रिंग यहाँ पर लगे हुए हैं। कॉन्टैक्ट प्लेट के हैं ये, आउटर और इनर रिंग जो हैं ये कॉन्टैक्ट प्लेट के हैं, आउटर और इनर रिंग। कॉन्टैक्ट प्लेट के बीच में ड्राइविंग शाफ्ट के द्वारा इंटरमीडिएट गियर रिंग से सिलेक्टर आर्म को घुमाया जाता है। तो ये जहाँ पर जो सिलेक्टर आर्म है, इस सिलेक्टर आर्म को किसके द्वारा घुमाया जाता है, कॉन्टैक्टर प्लेट के बीच में सिलेक्टर आर्म को घुमाया जाता है ड्राइविंग शाफ्ट के द्वारा। ड्राइविंग शाफ्ट जो एमपी है उसके द्वारा इसको घुमाया जाता है। इंटरमीडिएट गियर रिंग से सिलेक्टर आर्म को घुमाया जाता है। सेलेक्टर आर्म के जो सिरे हैं, सेलेक्टर आर्म के सिरे पर 2 रोलर रहते हैं। जैसे कि सेलेक्टर आर्म के सिरे हैं, यहाँ पर 2 रोलर हैं, यहाँ पर ये जो रोलर है, एक रोलर ये है, एक रोलर ये है। तो इसके सेलेक्टर आर्म के सिरे पर 2 रोलर हैं। जब सेलेक्टर आर्म घूमता है तो यह रोलर संबंधित सेगमेंट का आउटर और इनर रिंग, आउटर या इनर रिंग से संबंध जोड़ देता है। जैसे कि इससे जुड़ जाएगा, फिर इससे जुड़ जाएगा, फिर इससे जुड़ जाएगा, इस तरीके से आउटर या फिर इनर रिंग से संबंध जोड़ देते हैं। इनर रिंग पर सम संख्या के कॉन्टैक्ट लगे रहते हैं। इधर हम देखें सम संख्या के 32, 30 इस तरीके से सम संख्या इनर रिंग पर, और आउटर रिंग पर होता है विषम संख्या। आउट तो चीज़ विषम ही होती है। तो इनर रिंग पर सम संख्या के कॉन्टैक्ट सेगमेंट होते हैं और आउटर रिंग पर विषम संख्या के कॉन्टैक्ट सेगमेंट होते हैं। ग्रेजुएटर का शाफ्ट है एयर सर्वो मोटर, ASMGR। ग्रेजुएटर का शाफ्ट जो ड्राइविंग शाफ्ट है तो ये शाफ्ट से घुमाया जाता है। तो ग्रेजुएटर का शाफ्ट है वो ASMGR। तो हम कह सकते हैं ग्रेजुएटर का शाफ्ट है सर्वो मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। सर्वो मोटर के द्वारा ग्रेजुएटर का शाफ्ट हम घुमाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जब ग्रेजुएटर का शाफ्ट सर्वो मोटर के द्वारा घुमाया जाता है तो SMGR के अंदर हवा का नियंत्रण, जो ग्रेजुएटर के अंदर जो हवा का नियंत्रण है, SMGR ग्रेजुएटर की जो सर्वो मोटर है उसके अंदर हवा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, उसके अंदर हवा का नियंत्रण 2 इलेक्ट्रोवाल्व होते हैं हमारे, VE1 एंड VE2। इन इलेक्ट्रोवाल्वों के द्वारा ग्रेजुएटर की सर्वो मोटर के अंदर हवा का नियंत्रण किया जाता है। VE1 जब एनर्जाइज होता है तो VE1 एनर्जाइज होने पर ग्रेजुएटर के नॉच हैं वो बढ़ते हैं, और VE2 एनर्जाइज होने पर ग्रेजुएटर के नॉच क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें कि SMGR की रचना इस प्रकार रहती है, यानी ग्रेजुएटर की सर्वो मोटर की रचना इस प्रकार रहती है कि जब सेलेक्टर आर्म घूमता है तो पूर्ण नॉच पर ही रुकता है। जैसे ही ये सेलेक्टर आर्म घूमेगा तो घूमने के बाद में ये, इसकी रचना इस तरीके से की गई है कि ये पूर्ण नॉच पर ही रुकता है, बीच नॉच में अटकेगा नहीं है। जब ये घूमता है तो पूर्ण नॉच पर ही रुकता है, नॉच के बीच में ये नहीं रुकेगा। नॉच के बीच में तभी रुकेगा जब इसमें कोई खराबी होगी। अब बात करते हैं ग्रेजुएटर रेजिस्टेंस, RGR के बारे में बात करते हैं। तो RGR भी यहाँ पर लगाया गया है, ये हमारा RGR ग्रेजुएटर रेजिस्टेंस, ग्रेजुएटर रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है ये ग्रेजुएटर रेजिस्टेंस? तो यह 1.61 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना है इसकी वैल्यू? 1.61 ओम है सिर्फ। और HTC में GR के पास में लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है ये RGR? HTC में लगा होता है और GR के पास में लगा होता है। HTC में भी ग्रेजुएटर के पास में लगा होता है। अब हम बात करें, यह ग्रेजुएटर 2 और ग्रेजुएटर 3 इनके बीच में लगा है, तथा ग्रेजुएटर के किसी भी 2 नॉच के बीच में, ग्रेजुएटर का जब भी कोई भी 2 नॉच आएगा, जैसे कि एक से एक इस एक पे जाएगा, तो ग्रेजुएटर का जब नॉच आएगा हाफ नॉच,
तो ये इस नॉच के बीच में रहेगा, कोई भी हाफ नॉच के बीच में, कोई भी एक नॉच के बीच में ये RGR रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएटर के किसी भी दो नॉच के बीच में हाफ नॉच पर ये परिपथ में रहता है, जो भी RGR रेजिस्टेंस है, ग्रेजुएटर का रेजिस्टेंस ये परिपथ में रहता है। तब ग्रेजुएटर 2 के द्वारा RGR सर्किट में आता है। तो जैसे ही हम हाफ नॉच लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएटर के किसी भी दो नॉच के बीच में यानी हाफ नॉच पर परिपथ में रहता है, तब ग्रेजुएटर 2 के द्वारा RGR, यहाँ पर ग्रेजुएटर 2 है, इसके द्वारा RGR सर्किट में रहता है और बहुत ही कम समय यानी 0.6 सेकंड तक ही ये सर्किट में रहता है। जब भी हाफ नॉच पर आता है 0.6 सेकंड तक ही सर्किट में रहता है। सेलेक्टर आर्म की रचना है यहाँ पर ये इस प्रकार की गई है कि पहले रोलर कॉन्टैक्ट सेगमेंट के संबंध छोड़ने से पहले ही, जैसे पहला रोलर कॉन्टैक्ट है, ये सेगमेंट से संबंध, एक से संबंध छोड़ेगा तो दूसरे से जाएगा। तो इसकी रचना इस प्रकार की गई है कि पहले रोलर कॉन्टैक्ट सेगमेंट से संबंध छोड़ने से पहले ही दूसरे कॉन्टैक्ट सेगमेंट से संबंध जोड़ लेता है, यानी एक से छोड़ेगा तो दूसरे से पहले ही ये संबंध अपना जोड़ लेगा। इस तरीके से जो सेलेक्टर आर्म है इसकी रचना की गई है। यानी ग्रेजुएटर के प्रत्येक आधे नॉच पर, ग्रेजुएटर का जो भी यहाँ पर प्रत्येक आधा नॉच होगा तो ग्रेजुएटर के प्रत्येक आधे नॉच पर सेलेक्टर आर्म में दोनों कॉन्टैक्ट सेगमेंट से संबंध बनाए रखता है। जैसे एक से छोड़ेगा दूसरे को पकड़ेगा तो बीच में ये दोनों से संबंध बनाए रखता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएटर के प्रत्येक आधे नॉच पर सेलेक्टर आर्म में दोनों कॉन्टैक्ट सेगमेंट से संबंध बनाए रखता है, जिससे शॉर्ट सर्किट करंट की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि एक से भी संबंध बनाए रखेगा, दो से संबंध बनाए रखेगा तो इससे किस करंट स्थिति पैदा हो जाती है, शॉर्ट सर्किट करंट की स्थिति पैदा हो जाती है। और इस स्थिति में RGR रेजिस्टेंस के द्वारा, अब जैसे शॉर्ट सर्किट करंट की स्थिति बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि RGR रेजिस्टेंस जो लगाया गया है यहाँ पर, RGR रेजिस्टेंस के द्वारा बढ़ा हुआ करंट नियंत्रित होकर के, जैसे ये बढ़ा हुआ करंट है यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाता है और बढ़ा हुआ करंट कंट्रोल करके, नियंत्रित कर करके ये TFP में जाता है। तो ये यहाँ पर कंट्रोल को करंट को कंट्रोल करके ये करंट को कहाँ पर भेजा जाएगा, TFP में भेज दिया जाएगा, जब तक कि दूसरा रोलर पूर्ण रूप से दूसरे कॉन्टैक्ट संबंध सेगमेंट से संबंध बनाने लगे। जैसे वन से दूसरे में जाता है तो बीच में दोनों का संबंध हो जाता है। तो जब तक पहले को छोड़ करके दूसरे के पास में कंप्लीट नहीं आए तब तक ग्रेजुएटर के द्वारा जो करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट है, उसको कंट्रोल करके TFP को दिया जाता है। कॉन्टैक्ट सेगमेंट की ओवरलैपिंग व्यवस्था से, जब यहाँ पर जैसे कॉन्टैक्ट सेगमेंट है तो इन कॉन्टैक्ट सेगमेंट की ओवरलैपिंग व्यवस्था से TFP को यहाँ पर क्या होती है, लगातार सप्लाई मिलती रहती है। अन्यथा प्रत्येक हाफ नॉच पर, अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये कॉन्टैक्ट सेगमेंट है इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, एक से छोड़ रहा है तो दूसरे को पकड़ रहा है, इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग होने की वजह से TFP को हमें क्या मिल रही है, लगातार सप्लाई मिल रही है। अन्यथा क्या होता, अगर इनको लगातार सप्लाई नहीं मिलती तो हाफ नॉच पर अगर संबंध छोड़ता तो हाफ नॉच पर TFP की सप्लाई कट जाती और ट्रैक्शन जर्क आने यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक और रेजिस्टेंस है RPGR, जो कि 1 और 3 के बीच में लगा हुआ है RPGR। ये भी यहाँ पर ग्रेजुएशन का प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है RPGR, ग्रेजुएटर का प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है ये। तो इसकी हम बात करते हैं कि ये कितने ओम का होता है, 97,000 ओम का होता है। 97,000 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कहाँ पर लगा हुआ है, ये HTC में लगा हुआ है। ग्रेजुएटर 1 2 3 इन दोनों के नीचे, 1 2 3 के नीचे लगा हुआ है, ग्रेजुएटर 1 2 3 के नीचे HTC में लगा हुआ है। यह GR के इनर और आउटर रिंग के बीच, ये इनर और आउटर रिंग के बीच में एकदम फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा। इनर और आउटर रिंग के बीच में स्थायी रूप से लगा हुआ है। इसका कार्य ग्रेजुएटर का जो इनर रिंग है इसके बीच में, यानी इसका कार्य क्या है, ग्रेजुएटर के इनर रिंग और दोनों के बीच में एक समान पोटेंशियल बनाए रखना है। यानी इन दोनों के बीच में इसका काम है एक समान पोटेंशियल को बनाए रखें। इसलिए इसे इक्यू पोटेंशियल भी कहते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इक्यू पोटेंशियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इक्यू पोटेंशियल रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है।
बाकी चीज़ें हैं हम बाद में पढ़ेंगे।